अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो है ना, हम इस चैनल पर लॉ से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। LLB 5 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम उसको कवर अप करना जो है वो इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया था और पार्ट फर्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, जो आपकी बेस बना रहा था, वो सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन टू लॉ का। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू लॉ की वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसमें हम जो है ना, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, देन हम अपना टॉपिक नंबर 1 डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, माशरे में इसकी क्या ज़रूरत है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो जुरिस्ट हैं वो कानून को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मेरी कोशिश ये होगी, क्योंकि आप में से बेशतर स्टूडेंट्स वो हैं जो लॉ के पहले, डेफिनेटली बात है सारे स्टूडेंट्स वही हैं जो लॉ के पहले साल में हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मैं जानता हूँ इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने अभी लॉ में एडमिशन नहीं लिया। तो मैं अपनी लैंग्वेज को इस तरह से आसान रखूँगा, इस तरह टू द पॉइंट रखूंगा, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने YouTube पर इस वीडियो को बनाने से पहले एक जो है ना, एक नज़र दौड़ाई, और जो वीडियोस ऑलरेडी मौजूद थी उनको मैंने जो है ना ऑब्जर्व किया। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी, जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी बच्चों को चीज़ को समझाने के लिए, वो मेरे नज़दीक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखता हूँ, स्टूडेंट के लेवल पे जाके चीज़ को सोचने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट को अच्छे तरीके से चीज़ समझा पाता हूँ। तो आज का मेरा वीडियो इस तरह का होगा कि एक बच्चा जिसका लॉ के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, जो वाकई ही ये इंट्रोडक्शन टू लॉ का पहला लेक्चर सुनने वाला है और अभी उसको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, वो इस लेक्चर के बाद समझ जाएगा कि इंट्रोडक्शन टू लॉ जो लॉ के अंदर शामिल किया गया LLB 5 के अंदर, उस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, और जो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज लॉ एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मैं डिस्कस करूंगा, वो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू लॉ का जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली जो है ना आपकी LLB 5 के अंदर पार्ट फर्स्ट में या सेमेस्टर 1 में है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में, ठीक है, सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू लॉ एक वाहिद सब्जेक्ट है पार्ट फर्स्ट या सेमेस्टर 1 के अंदर जो लॉ से रिलेट करता है। और इस सब्जेक्ट का जो प्राइमरी पर्पस और गोल है वो आप तमाम लोगों को लॉ से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लॉ क्या होता है, इसकी काइंड्स क्या हैं, और लॉ की बेसिकली हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, वो समझाना है। इस सब्जेक्ट का कतन ये पर्पस नहीं है कि हम इन डेप्थ किसी चीज़ को स्टडी करें। इस सब्जेक्ट का पर्पस ये है कि आपको लॉ के हवाले से एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाए। आप समझ जाते हैं कि कानून इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कैसे पहुंचा है, कहाँ कहाँ से इसकी जो है ना, इसकी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हर दौर के साथ चीज़ें बदली हैं। आज से जो है ना कोई 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी डिफरेंट थी, उसकी नीड्स डिफरेंट थी, उसमें रहने वाले लोग डिफरेंट थे, उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो डिफरेंट थी। तो दौर जैसे जैसे बदलता गया, कानून भी तरक्की करता गया। डेफिनेटली बात है, शुरू से हमारे पास कोई पेन और कागज़ तो नहीं हुआ करते थे ना। आज से कुछ अर्सा पहले के उसमें चले जाएं तो इंसान पत्थरों पे कानून लिखा करता था। उससे पहले चले जाएं तो कुछ रिवाज हुआ करते थे, कुछ कस्टम्स हुआ करते थे, जिसको सब लोग कानून की हैसियत दिया करते थे। तो वहाँ से कानून की डेवलपमेंट होते होते आज हमारे पास कानून एक कोडिफाइड फॉर्म में, कोडिफाइड का मतलब है किताबों की शक्ल में, एक जो है ना मैनुअल्स की शक्ल में कैसे पहुंचा है, उस तमाम चीज़ को डिस्कस करना इस सब्जेक्ट का पर्पज़ है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, एग्ज़ाम में तो आप स्कोर करेंगे ही करेंगे। उसमें कैसे स्कोर करना है, क्वेश्चंस आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, मेरी कोशिश होगी इस सीरीज़ के अंदर वो भी चीज़ें इंक्लूड करूं, ताकि आप उन चीज़ों को भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। ये तमाम चीज़ें तो एक साथ हैं, लेकिन आप जो नॉलेज गेन करेंगे वो आपको थ्रू आउट योर लाइफ
नॉट इन LLB, नॉट ओनली इन LLB बट थ्रू आउट योर लाइफ आपको वो असिस्ट करेगा, क्योंकि आप इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक रहने वाले हैं। अब एक बच्चा जिसकी बेस ठीक नहीं है, वो आगे जो कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे। तो हमने समझ लिया कि इंट्रोडक्शन टू लॉ LLB 5 पार्ट फर्स्ट या सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर ये सब्जेक्ट जो इंक्लूड किया गया है, इसको पढ़ाने का मकसद क्या है। अब ये सब्जेक्ट आउटलाइन है। सब्जेक्ट आउटलाइन से मुराद है कि ये सब्जेक्ट का सिलेबस है। हमेशा आपको पार्ट्स जो एनुअल सिस्टम है, पार्ट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, हर सब्जेक्ट की एक आउटलाइन दी जाएगी। आउटलाइन आपको यूनिवर्सिटी देगी, उसमें वो बताएगी कि कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। सेमेस्टर में आपकी जो सब्जेक्ट आउटलाइन होगी वो यूनिवर्सिटी आपको देगी, आपका सेमेस्टर टीचर आपको देगा और उसमें से वो आपसे पेपर लेगा। खैर, अब इसका पहला टॉपिक है हिस्ट्री, तारीख, रोल, किरदार ऑफ लॉ इन सोसाइटी, कानून का एक माशरे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक व्हाट इज लॉ, कानून क्या है। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को समझेंगे। व्हाट इज लॉ, कानून क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन बाय डिफरेंट जूरिस्ट, इसका मतलब, इसकी तारीफ मुख्तलिफ जो जूरिस्ट हैं उनके नजदीक। ठीक है, तीसरा हमारा जो है टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। अब लॉ को, कानून को, जो तीसरा टॉपिक है उसमें हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कानून मैंने आपको बता दिया, कवायद व ज़वाबित, कानून, ये एक बिल्कुल जेनेरिक टर्म है, लेकिन स्पेसिफिक इसको कर देना कि इंपैरेटिव लॉ कौन सा है, पॉजिटिव लॉ कौन सा है, फिजिकल या साइंटिफिक लॉ कौन सा है, नेचुरल या मॉरल लॉ कौन सा है, कन्वेंशनल, कस्टमरी, इंटरनेशनल, सिविल, क्रिमिनल लॉ, ये कौन कौन से हैं, ये इसकी फर्दर डिवीजन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ, हमारा चौथा टॉपिक, कि कानून जो है, सोर्स जो है वो कहते हैं जरिया। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, कहां कहां से हमारे पास कानून है। नेचुरल लॉ थ्योरी, लीगल पॉजिटिविज्म, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अमेरिकन रियलिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज और रूल ऑफ लॉ। ये तमाम चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन टू लॉ के कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ अर्ज की है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी व्हाट इज लॉ, डेफिनेशन बाय डिफरेंट जूरिस्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस आउटलाइन में, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है, इस आउटलाइन में इस टॉपिक को पहले होना चाहिए, क्योंकि कानून की तारीख और कानून का किरदार एक माशरे में समझने से पहले हमें कानून का पता होना चाहिए कि कानून क्या है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले लॉ के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। स्लाइड को मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे मैं अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करके आपको बता सकूं कि लॉ क्या होता है। इससे अगली स्लाइड में हम डिफरेंट जो जूरिस्ट हैं उनके डेफिनेशंस को कवर करेंगे। लेकिन मुश्किल पार्ट की तरफ आप तमाम लोगों को लेकर जाने से पहले मेरी कोशिश है कि जो आसान तरीका है, सिंपल लैंग्वेज है, उसके थ्रू मैं जो है वो आपको चीज़ समझाऊं। हमेशा जब भी एग्ज़ाम्स के लिए मुझे एक बड़ी जो है ना, ये एक वाक़या है कि हम LLB के अंदर ये चीज़ नोटिस करते आए हैं कि सेमेस्टर सिस्टम में हम लोग पूरी अपनी क्लासेस लेते थे, कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे होते थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते थे। फिर वो कॉन्सेप्ट्स हमारे या हमारे दोस्तों के, हम एक दूसरे के इतने ज़्यादा जो है ना खुद क्लियर अच्छे तरीके से कर पाते थे कि वो टीचर उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाता था। तो उसी अप्रोच को मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं आपको बजाय इसके कि वो एक जो स्ट्रिक्ट अप्रोच है कि ये चीज़ है और इस तरह से है, उसको तोड़ के बताने की बजाय मैं आसान तरीके से दोस्तों की तरह आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आप चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो कानून क्या है, आप इस वीडियो को 1 मिनट पॉज करें, 1 सेकंड के लिए पॉज करें और सोचें कि कानून क्या हो सकता है। हाँ जी, डन। तो लॉ क्या है, आपने अपनी डेफिनेशन सोची है या अपनी, चाहे आप अपनी जो है ना उसमें अंग्रेजी में सोच लें, आप उसको अपनी मादरी ज़बान में सोच लें, या जो है वो आप इसको कौमी ज़बान में सोच लें, कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं कि कानून क्या है। मेरे नज़दीक सेट ऑफ rules and regulations to regulate human conduct and behavior within a सोसाइटी। हाँ जी, अब मेरी तरफ से आप लोगों को डेफिनेशन ये दी गई है कि जो कानून है वो मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित का एक सेट है, जिसका जो पर्पज़ है वो ये है कि जो सोसाइटी, माशरा है,
उसके अंदर ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों का जो बिहेवियर है, जो उनकी कंडक्ट है, जो उनकी रोज़मर्रा के काम हैं, जो भी वो करते हैं, उस चीज़ को रेगुलेट करना, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। मिसाल के तौर पे एक इंसान किसी दूसरे इंसान के पोजेशन से, उसके कब्जे से उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। अब मेरे कब्जे में फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, तो कोई पर्सन इसको मुझसे छीन नहीं सकता या मेरी इजाज़त के बगैर इसको नहीं लेके जा सकता। ये उसका बिहेवियर है ना कि वो मेरी इजाज़त के बगैर या मुझे पता चले बगैर ये मोबाइल लेके चला गया। तो इस बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए जब मैं कुछ कवायद और ज़वाबित बना दूंगा तो उसको कानून कहा जाएगा। एक और आसान मिसाल बनाते हैं। मैं एक माशरे के अंदर ये जो है ना एक रूल बना देता हूँ, एक जो है ना एक लॉ बना देता हूँ कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, उससे उसकी ऑनरशिप नहीं ले सकता या किसी दूसरे को कत्ल नहीं कर सकता। अब ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने एक माशरे के अंदर सेट कर दी हैं। तो ये किस चीज़ के लिए सेट की गई हैं? ताकि जो ह्यूमन कंडक्ट है हम उसको रेगुलेट कर सकें विद इन अ सोसाइटी। इसको मज़ीद आसान तरीके से हम समझते हैं, हम इसको जो है वो यहाँ से रेज करते हैं और मैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो आपको समझा। अब हम पुराने वक्तों में चले जाते हैं जब हमारे फोर फादर्स जो है वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। इस हवाले से मैं आपको एक किताब भी रिकमेंड करूंगा। अगर किताबें पढ़ने के शौकीन है तो आप सेपियन किताब ज़रूर पढ़िएगा। उसमें जो है वो इंसान की सारी एवोल्यूशन के बारे में लिखा गया है। तो जब हमारे फोर फादर्स थे जो हंटर गैदरर्स थे, वो सोसाइटी में रहा करते थे। सोसाइटीज़ उनकी किस तरह की थी कि जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के कबीले रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक कबीला रह रहा है और इस कबीले में जो है वो फॉर एग्जांपल 50 लोग रह रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो 30 मेल हैं और 20 फीमेल्स हैं। अब इनमें से एक इनका जी किंग है, ठीक है। किंग से मुराद है कि उन्होंने एग्जैक्टली उसको बादशाह नहीं बनाया हुआ, लेकिन वो उनका सरदार है, बड़ा है, बुजुर्ग है, तो उसके पास इस तरह की पावर है। तो अब वो क्या करता है, वो इन लोगों के लिए किसी किस्म के उसूल बना देता है कि आप जो है ना फॉर एग्जांपल इन लोगों के दरमियान इस तरह का जो है ना एक रूल बना हुआ है कि अब ये रूल बना देता है कि जब भी ये किसी किस्म का शिकार करेंगे, ये किसी किस्म के जंगली जानवर का शिकार करते हैं, तो इस पर सबसे पहला हक जो है वो मर्दों का है, मेल का है। मेल का सबसे पहला हक है। ये इसने जो है ना एक लॉ बना दिया। खैर आजकल के दौर में तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो जाएगा, लेकिन मैं उस वक्त के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये एक माशरा है, एक सोसाइटी है, इसके अंदर ये किंग है और इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 50 लोग रह रहे हैं। उसमें से जो है ना ये इसका बादशाह और एक ये कानून बना देता है, एक रूल बना देता है कि जब भी हम शिकार करेंगे उस पर सबसे पहला हक मर्दों का होगा, उसके बाद जो चीज़ बचेगी वो औरतों के पास जाएगी। तो अब इसमें से, और वो ये कहता है कि जो भी इस कानून को या इस रूल को वायलेट करेगा, इसको फुलफिल नहीं करेगा, तो उसको सज़ा के तौर पे हम अपने कबीले से, अपनी सोसाइटी से निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ उसने बनाई है, ये जो रूल बनाया है, ये उस दौर में एक कानून की हैसियत रखता था। क्यों? क्योंकि ये जो कानून है, ये जो रूल है, ये एक जो है वो किसी बड़ी अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, और अगर कोई बंदा इसको फुलफिल नहीं कर रहा इस सोसाइटी के अंदर से, तो इसके पीछे जो है उसने एक सज़ा रखी हुई है। याद रखें, ऐसे कवायद व ज़वाबित जिनको इन्फोर्स करने के लिए किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं होती, वो कानून का दर्जा नहीं रखते, क्योंकि ऐसी चीज़ जो है ना वो मॉरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो एथिक्स हो सकते हैं, लेकिन वो कानून नहीं होगा। कानून हमेशा एक ऐसी चीज़ होगी जिसको अगर कोई बंदा फुलफिल नहीं करेगा तो उसके पीछे किसी न किस्म की सज़ा होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है, आपने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि कानून जो है वो माशरे में इंसान की जो कंडक्ट है, इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान के जो काम काज हैं, या इंसान जो भी करता है उसको रेगुलेट करने के लिए। मसलन अगर आज हम माशरे से एक कानून ख़त्म कर दें चोरी का, ये चोरी करने की जो सज़ा है उसको हम ख़त्म कर दें, तो हर बंदा जो है वो दूसरे बंदे के पोजीशन से उसकी जो बिलोंगिंग्स है वो छीन लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये कोई जुर्म तो नहीं है। हाँ, जब हमने जो हमारा एक कानून है ताज़ीरात पाकिस्तान, जहाँ पर हमने हर एक्ट की सज़ा लिखी है जो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, अब अगर वो बंदा जो है ना चोरी करेगा, उसको पता है कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मुझे इस चीज़ की सज़ा मिलेगी अगर मैंने किसी जो है ना के पोजीशन से कोई चीज़ निकाल ली। तो लॉ इन जनरल ये है, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट। अब ये आपका मेन क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर 3 प्रोमिनेंट जो है वो जूरिस्ट निकाले हैं और इनकी डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब एक चीज़ जहन में रहे, लॉ जो है इसकी कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है।
आपके नज़दीक कानून की डेफिनेशन कुछ और है, मेरे नज़दीक कानून की डेफिनेशन कुछ और है। इन जुरिस्ट की अपने अपने वक्त के अंदर जो है वो कानून की डेफिनेशन कुछ और थी। ये तमाम लोग, इनमें से कोई गलत कोई बात नहीं कर रहा, ये तमाम लोग सही बात कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे ने अपने वक्त के अकॉर्डिंग, अपने वक्त के अंदर रहते हुए कानून की कोई ना कोई डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम एक मशहूर जो है वो जुरिस्ट हैं ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन, हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या कहते थे। अब बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पर बड़े कंफ्यूज होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस भी आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये बड़ा रूखे सब्जेक्ट हैं आगे जाके, लेकिन ये इतने रूखे हैं नहीं, आप इनको थोड़ा सा इन डेप्थ अगर स्टडी करने की कोशिश करें और इंटरेस्टिंग बना के करें। तो ऑस्टिन साहब कहते हैं कि कानून क्या है, वो कहते हैं लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। ये लास्ट एग्जांपल से आप इसको रिलेट कीजिएगा। सॉवरन किसको कहते हैं, सबसे पहले तो हम इस कीवर्ड को देखते हैं ना। अच्छा, इससे आगे पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को, फिर हम जो है वो कीवर्ड्स की तरफ आ जाएंगे। लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन, इट इम्पोजेज अ ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय अ सैंक्शन। यहां दूसरा वर्ड मुश्किल हमारे पास निकला है, सैंक्शन। तो सॉवरन कहते हैं सुप्रीम पावर को, सॉवरन कहते हैं एक किंग को, एक जो है ना एक सुपीरियर अथॉरिटी को। ये आपका किंग भी हो सकता है या ये कोई और जो है ना बड़ा, आप एक बड़ी अथॉरिटी भी हो सकती है जो कानून बनाती है। मसलन हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट सॉवरन है। अब यहां पर हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा से तोड़ के पढ़ते हैं। वो कहता है लॉ, कानून, इज द कमांड, ये हुक्म है ऑफ द सॉवरन, सॉवरन का। सॉवरन कौन है, किंग है या पार्लियामेंट है। तो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, फुल स्टॉप। अगली बात, इट इंपोजेज अ ड्यूटी, इंपोजेज नाफिज करना, आयद करना, ड्यूटी जिम्मेदारी, किस पर, फर्द पर, माशरे के अंदर रहने वाले फर्द पर ये एक ड्यूटी इंपोज करता है। एंड इज बैक्ड बाय अ सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब सजा, सैंक्शन का मतलब कोई उसकी जो है ना पेनल्टी, सजा, पेनल्टी, उसकी पनिशमेंट भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकती है। तो अब यहाँ ऑस्टिन साहब कहते हैं कि कानून जो है वो बेसिकली हमारे सॉवरन की एक कमांड है, उसका एक हुक्म है, सुपीरियर अथॉरिटी का एक हुक्म है, और वो हुक्म आप पर, आप यानी कि माशरे के फर्द पर एक ड्यूटी इंपोज करेगा, और उस ड्यूटी इंपोज जो की गई है उसको ना करने की सूरत में आपके ऊपर एक सैंक्शन, एक सजा, एक पेनल्टी को इंपोज करेगा। ये जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन है। अब हम दूसरे जुरिस्ट की तरफ जाते हैं, और दूसरे जुरिस्ट हमारे जो हैं वो सालमन साहब हैं। अब याद रखें कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि ये तमाम के तमाम जो जुरिस्ट हैं इन्होंने अपने दौर की नीड्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशंस दी हैं। तो सालमन साहब कहते हैं कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉ जो है वो एक बॉडी है उसूलों की, उसूलों का एक मजमुआ है, रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, स्टेट यहां पर एक वर्ड आ गया है जिसको हम रियासत कहेंगे, तो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो सालमन के मुताबिक जो लॉ है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, ये चीज आपने याद रखनी है। सालमन के अकॉर्डिंग लॉ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, एंड अप्लाई किया जाता है किसकी तरफ से, स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से। किस चीज के लिए, पर्पस क्या है उसका, पर्पस है कि वो एडमिनिस्टर कर सके जस्टिस को, इंसाफ की फराहमी के लिए जो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रियासत की तरफ से रिकॉग्नाइज और अप्लाई किए जाते हैं उसको हम कानून कहते हैं। दोबारा से समझें ताकि आप इस चीज को बजाय इसके कि क्रैम करें, जहन नशीन कर लें, इसी तरह आपने डेफिनेशन को तोड़ के पढ़ना है। सालमन के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसको स्टेट, रियासत रिकॉग्नाइज भी करती है और अप्लाई भी करती है, और उसको रिकॉग्नाइज और अप्लाई करने का जो पर्पस है वो ये है कि इंसाफ की फराहमी की जा सके, जस्टिस को एडमिनिस्टर किया जा सके। तीसरे हमारे प्रोमिनेंट जुरिस्ट हैं होलैंड। होलैंड की डेफिनेशन ऑफ लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि लॉ जो है वो जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस इन्फोर्स्ड बाय अ सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी। याद रखें, इसमें देखें आप, यहाँ पर सॉवरन जो है, सॉवरन स्टेट है, स्टेट का तज़किरा किया गया है। यहाँ पे जो ऑस्टिन है उसने डायरेक्टली सॉवरन की बात की है, और हॉलैंड भी यहाँ पर सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करते हैं। तो कोई सुपीरियर है। अब यहां से इन तीनों जुरिस्ट से हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि माशरे में कानून को बनाना, इंपोज करना और इंसाफ की फराहमी देने के लिए जरूरी है कि हर माशरे के अंदर एक सुप्रीम सुपीरियर अथॉरिटी
होनी चाहिए। हमारे माशरे में पाकिस्तान के केस में जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला की तरफ से हम अपने आइन के अंदर लिखते हैं कि वो पावर्स तफवीज़ की गई हैं। हमारे जो नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ओरिजिनली जो हाकमियत है हम वो अल्लाह पाक की मानते हैं, और उस हाकमियत को जो है ना अल्लाह पाक से हम वो जो पावर्स हैं वो तफवीज़ करते हैं और वो लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो तीनों डेफिनेशन में आपने सॉवरन का तज़किरा सुना कि सॉवरन होगा, ऐसा नहीं कि माशरे में तमाम इक्वालिटी पे हैं और फिर कानून भी बन जाए, इम्पोज भी हो जाए, सैंक्शन भी लग जाए और माशरा जो है वो पीसफुल भी रहे, पॉसिबल नहीं है। सॉवरन का होना जरूरी है। तो हॉलैंड की डेफिनेशन कि जनरल रूल है, लॉ बेसिकली जनरल रूल है एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस का, जो कि इन्फोर्स किया जाता है एक सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से। तो ये तीन जुरिस्ट प्रोमिनेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मेरी प्राइमरी कोशिश थी कि आप लोगों के लिए जो कानून है उसका जो पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू लॉ है इसको समझना इस कदर आसान कर दिया जाए कि आप इस लेक्चर को सुने और आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ में मैं कामयाब हुआ हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी जो है वो आपको लगता है कि वो आप उसमें कामयाब नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके सुनना चाहें आप सुन सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आपके लिए दुआ गो। उमर खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।